हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं लेसन नंबर 2 हिस्ट्री के बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ओके, और ये सारे मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन से लिया है जो कि आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में देखने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सर अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? धम्म के प्रमुख सिद्धांत लिखें। ये अशोक के धम्म के बारे में लगभग प्रत्येक ईयर क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, तो मैं आज अशोक के धम्म के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आप अगर इसी तरीके से जैसे नोट कॉपी में लिखा हुआ अगर आप इसी तरीके से अगर लिख लेते हैं तो आपका बिल्कुल, अगर अशोक के धम्म के बारे में बिल्कुल 5 मार्क्स का पूछा जाता है तो आपके बिल्कुल 5 मार्क्स बिल्कुल आपके झोले में है, ये समझिए आप। चलिए, तो पहला है कि अशोक ने अभिलेख के 8वें वर्ष में 261 BC में, हाँ, 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए। ओके, और आक्रमण किया जिसमें लगभग कितने 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का मन द्रवित हो गया। ओके, तथा उसने मन नीति को त्याग कर धम्म को अपनाने की कोशिश किया। ओके, और ये था अशोक के धर्म के बारे में। अब उनके धम्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं कि धम्म के प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो चलिए, ये है आपके धम्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। तो धम्म के प्रमुख सिद्धांत कुछ है, और ये पहला पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर पहला में सहिष्णुता। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि 7, 11 व 12वीं शिलालेख तथा दूसरे लघु शिलालेख में इसका उल्लेख है व्यक्तियों, विचारों तथा धर्मों, विश्वासों तथा भाषा संबंधी सहिष्णुता पर बल दिया गया। गुरुओं का आदर करना, माता पिता का सेवाओं, वाक संयम को अपनाने पर जोर दिया गया था सहिष्णुता में। अब पॉइंट नंबर 2 है उनका अहिंसा। ओके, धम्म के प्रमुख सिद्धांत में से एक था सहिष्णुता, दूसरा है आपका अहिंसा। इसका उल्लेख प्रथम तथा 11वीं शिलालेख व 5वें स्तंभ में मिलता है जिसमें युद्ध तथा हिंसा के माध्यम से विजय प्राप्त का जीव किया। ओके, विजय प्राप्त का जीव किया गया है तथा जीव हत्या का निषेध भी किया गया है। ओके, अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 में लोक कल्याण। लोक कल्याण के बारे में पढ़ते हैं। 7वें स्तंभ लेख व दूसरे शिलालेख में लोक कल्याण के बारे में उल्लेखित है। आम नागरिकों कल्याण से संबंधित कार्य, वृक्षारोपण, सराय, सड़कों, सिंचाई के साधनों आदि का निर्माण इसमें सम्मिलित थे लोक कल्याण में। ओके, अब पॉइंट नंबर अगला है आडंबरहीनता। इसका उल्लेख 9वें शिलालेख में किया गया है जिसके अंतर्गत विभिन्न अनुष्ठानों, यज्ञ आदि का निषेध किया गया है। तो ये थे धम्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में, और आप जैसे कि पढ़ चुके हैं। अगर इस तरह के धम्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में और धम्म क्या है ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप इस तरीके से लिख कर आप अपना 5 नंबर आप अपने खाते में कर सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर अगला है जो कि ये भी गेस किया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनी एवं उपलब्धि पर प्रकाश डालें। तो ये भी बिल्कुल देखिए टिक मारा हुआ है, वीवीआई क्वेश्चन लिखा हुआ भी है, वीवीआई क्वेश्चन। तो कह रहा इसका देखिए आंसर देख लेते हैं क्या है। कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लौन में सफल रही है। ओके, कह रहा उन्होंने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण के दक्कन तक, पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैला था। ओके, कह रहा भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का आसपास के देशों में शासन किया करते थे, आसपास के देशों में भी शासन किया करते थे। उसके अलावा ये कुछ डबल तीर वाला पॉइंट है, स्टार पॉइंट है। चंद्रगुप्त के माता पिता का नाम नंदा और मूरा थे। ये चंद्रगुप्त के माता का नाम नंदा और पिता का नाम मूरा थे, और पत्नी का नाम दुर्धारा था। ओके, ये चंद्रगुप्त के माता पिता और पत्नी का नाम थे। ये बहुत स्टार पॉइंट है, और ये हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस है। चलिए, उनकी उपलब्धि के बारे में पढ़ते हैं, उनकी क्या उपलब्धियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के विनाश कर की थी। नंद वंश को खत्म करके उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कह रहा उसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक ऐसा प्रथम शासक था, उसने न केवल यूनानी बल्कि विदेशी आक्रमण को पूर्णतः विफल किया तथा भारत के एक बड़े भूभाग को सिकंदर जैसे मौत वो आकांक्षी यूनानी आक्रांता के अधिपति से मुक्त कराया। ओके, उसका विस्तृत शासन व्यवस्था होते हुए भी उसने भारत को राजनीति एकता प्रदान की। उसकी शासन व्यवस्था इतनी सुसंगीत थी कि अंग्रेजों ने भी इसे अपना आदर्श माना। ओके, ये था उनका कुछ इनके बारे में, उपलब्धि के बारे में। ओके, चलिए आप क्वेश्चन में अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कहना मौर्य प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या था, उनका वर्णन करना। कहना मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत को पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त हुई। सत्ता का केंद्र राजा होता था, लेकिन वह निरंकुश नहीं होते थे, यानी निरंकुश का मतलब मनमानी नहीं करते थे, प्रजा के ही अनुसार वो चलते थे। कहना चाणक्य ने राज्य के 7 अंग बताए। नंबर 1 राजा, नंबर 2 आमत, नंबर 3 जनपद, नंबर 4 दुर्ग, नंबर 5 कोस, नंबर 6 सेना और नंबर 7 मित्र। ये चाणक्य ने राज्य के कितने अंग बताए, 7 अंग बताए। ओके, ये थे इनके कुछ नाम, सातों के नाम। राजा द्वारा मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी। ओके, कर ये लोग मंत्रिमंडल के अंतर्गत सदस्य थे, इनके अतिरिक्त मंत्री परिषद भी होती थी ये मौर्य प्रशासन में। तो ये थे मौर्य प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।